Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, I welcome you in our topical test session for MDCAT. This topical test session is not only useful for MDCAT aspirants, but also useful for all types of entrance test. Student, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें हम डिफरेंट लॉज और रूल्स उनको स्टडी करेंगे. हम N+L विस वैसर रूल इसको डिस्कस करेंगे. हम ऑफ बा प्रिंसिपल, हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हम हुंड्स रूल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम्स की, आयंस की, वो तमाम क्वेश्चन जो एमडी कैट में या डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट में आपसे पूछे जाते हैं, हम उन सब का अहाता करेंगे, उन सब को जानने की कोशिश करेंगे. Student, let's start. Quantum numbers of an atom can be defined on the basis of option A, of Bar principle, B, Heisenberg uncertainty principle, C, Hund's rule, and D, Pauli exclusion principle. अब इसमें क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझने की कोशिश करें. स्टूडेंट, क्वेश्चन में ना आपसे कहा गया है कि आपने ना क्वांटम नंबर से रेलेवेंट है. क्वांटम नंबर्स पूछा ये गया है कि जो क्वांटम नंबर्स है एटम का, वो किस रूल या प्रिंसिपल की बेस पे डिफाइन हो सकता है. अच्छा, इसमें जो ऑप्शन है ना वो है, करेक्ट ऑप्शन वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, PLE प्रिंसिपल. Pauli, he was Austin scientist. Austin. He gave this principle. His complete name is Wolfgang Pauli. अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, मैं दो बातें करूंगा, मैं दो बातें समझाऊंगा. आप कहेंगे सर आपने दो बातें मुख्तलिफ की. मैं कहूंगा नहीं, मैंने दोनों सेम बातें की. पहली बात पहले कॉन्टेक्स्ट समझो. मेरे पास एक एटम है, सपोज सोडियम. हम ज्यादातर सोडियम को ही डील करते हैं. सोडियम एटम में यू हैव 11 इलेक्ट्रॉन, मीन इट्स एटॉमिक नंबर इज 11, सो इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन. अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं 1s2 2s2 2px 2py 2pz एंड 3s, ये दो इसमें और एक इसमें. दिस वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम. टारगेट क्या है? टारगेट ये है कौन सा रूल या प्रिंसिपल है जिसमें चारों के चारों क्वांटम नंबर अकोमोडेट हो सकते, वो चारों क्वांटम नंबर को डिफाइन करता है. तो मैंने कहा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. कैसे? मैंने ये सोडियम के एक एटम लिया, उसके इलेक्ट्रॉनिक, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब ये जो 11 इलेक्ट्रॉन, मैं इसको यूं भी लिख देता हूं ताकि आप समझ सकें. ये न्यूक्लियस है सोडियम का, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट. दिस वन इज एन एटम ऑफ सोडियम. ये सोडियम का एटम है. मैं ये इस बात में बड़ा जोर दे रहा हूं. ये जो K शेल है, L शेल है, M शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन. दिस वन इज सोडियम एटम. अब अगली बात, इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन. मैंने यूं भी लिख दिया, मैंने 11 इलेक्ट्रॉन. अब क्वेश्चन क्या है, मैं जो आपको बात समझाना चाहता हूं, पते की बात, ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती. मसलन मैं कहता हूं ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये 3s वाला, 3s, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन चले इसको ले ले, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, 2s वाला, ये 2s का 1 इलेक्ट्रॉन है. क्या इनके चारों क्वांटम नंबर एक जैसा नहीं है? नो. पहली बात देखो, अगर आपने इन दोनों के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, वो तो पहला ही डिफर कर गया. अगर आप इसके एजीम्यूथल क्वांटम नंबर देखो तो इसका S है तो 0 और इसका भी 0, ठीक है, लेकिन पहला तो एक जैसा नहीं है ना. अगर आप इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखो तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो 0, इसका भी 0, और अगर आप इसका MS या S में सिंपल लिख लेता हूं, स्पिन क्वांटम नंबर वो +½ और ये हो गया -½ क्या ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, क्या दोनों इलेक्ट्रॉन जो सोडियम एटम के अंदर मौजूद हैं,
क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है? आप कहेंगे नहीं, 3 की सेम है। ये इसको प्लस ले लें, 3 की सेम है, ये मुख्तलिफ है। इसका मतलब हुआ कि एटम के अंदर ये 4 चीजें इकट्ठी कर लो ना। एक हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन। एड्रेस नहीं जैसे होता किसी भी फर्द का एड्रेस, तो किसी भी जगह किसी दो लोगों का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। अब यह है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रख सकते। मैक्सिमम सिमिलैरिटी कहां तक जाएगी? 3 क्वांटम नंबर तक। अच्छा, एक स्टूडेंट कहता कि सर क्या ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले 2p2px, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन, क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं है? हम देख लेते हैं। पहले आप n को देखें, फिर आप l को देखें, फिर आप m को देखें, फिर आप s को देखें, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या है? 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2। अच्छा, l की वैल्यू क्या है? आप कहते हैं p सब शेल के लिए l की वैल्यू 1 लो भी, n भी दोनों का सेम, l भी दोनों का सेम। अच्छा, m पे आ जाओ। जब आप px की बात करते हैं ना, तो px में आपके पास ये m आ जाता है -1, तो ये भी -1 लो। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो तीनों क्वांटम नंबर की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम आ गई। चौथे को भी देख लो ना, एक क्लॉकवाइज आ रहा है, इसके लिए s की वैल्यू +½ है। दूसरा जो ऊपर से नीचे आ रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसके लिए s की वैल्यू क्या है? -½ तो क्या चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के जो सेम ऑर्बिटल में सेम है? आंसर है नो, नहीं। एक जगह पे डिफर कर रही, और वो है उनकी स्पिन। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक +½ है दूसरा -½ इसका मतलब है कि अगर किसी भी एटम में, जैसे सोडियम है, अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो 11 के 11 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू एक दूसरे से डिफर करेगी। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, मिनिमम एक क्वांटम नंबर डिफर करेगा। ये जितनी भी मैंने गुफ्तगू की है ना, इसमें आप देख लो चारों क्वांटम नंबर अकोमोडेट हो गए, डिफाइन हो गए। अच्छा, जितनी भी मैंने गुफ्तगू की है ना, इसको मैं एक और सेंटेंस में भी एक सेंटेंस बोलूं तो मैं क्या कहूंगा? एन ऑर्बिटल, यही बात, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। स्टूडेंट, ये जो मैंने ऊपर बोला ना, अगर उस सारी गुफ्तगू में समराइज करूं तो ये आ गया। दिस वन इज आल्सो द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो तो आप जानते हैं ना, उसका तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से कोई ताल्लुक ही नहीं। हुर्ट्ज रूल वो डीजेनरेसी का रूल है, वो कहता है कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे तो उसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अकोमोडेट करना है, हम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल के जरिए अकोमोडेट करेंगे। यू हैव द ऑफबार प्रिंसिपल। ऑफबार प्रिंसिपल हमें इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल या सबशेल और फिर उनमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग उसके बारे में बताता है। तो इसका मतलब हुआ, फॉर दिस क्वेश्चन आवर करेक्ट ऑप्शन डी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। When 5d orbital is completed, then entering electron goes into 6s, 6d, 6p, 6f. जरा एक तरीका समझना, एक तरीका जो बहुत बहुत काम देगा स्टूडेंट। मैं आपको ना n+l रूल, अफबा प्रिंसिपल, उसकी जो बुनियादी बात है वो समझाना चाहता हूं। सब शेल्स या ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर क्या है? इंक्रीजिंग, मैं समझाना क्या चाहता हूं, मैं आपको इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब शेल कह लो, या आप इसको ऑर्बिटल्स भी कह लो। ऑर्बिटल्स, ये दो बातें, सब शेल या ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। अच्छा, टोटका स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक
स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। स्कूल स्कूल 2 दफा, पब्लिक स्कूल 2 दफा, डीपीएस 2 दफा, एफडीपीएस 2 दफा। ये मैंने लिखा। अब आपने जब भी एस को शुरू करना है, एस इसकी नंबरिंग 1 से करनी है। एस 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, पी की नंबरिंग आपने 2 से शुरू करनी। 1p नहीं होता, 1p डज नॉट एक्सिस्ट। 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p। डी की नंबरिंग आपने 3 से करनी। 1d 2d डू नॉट एक्सिस्ट। ये आ गया आपके पास 3d एंड दिस वन इज 4d, दिस वन इज 5d एंड दिस वन इज द 6d। और f जो सब शेल है या ऑर्बिटल है, इसको आपने 4 से इसकी नंबरिंग करनी है। तो f आपके पास आएगा 4f एंड देन यू हैव द 5f। अच्छा, ये सब शेल या ऑर्बिटल है। अब किसकी एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा? लोएस्ट एनर्जी लेवल पे सबसे मिनिमम एनर्जी 1s की है। इससे ज्यादा 1s की सबसे कम है, इससे ज्यादा 2s की, उससे ज्यादा 2p की, उससे ज्यादा 3s 3p 4s 4p 3। ये मैं शो करवा रहा हूं कि ऊपर जैसे जैसे आप जा रहे हैं एनर्जी ऑर्डर बढ़ते, एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही, ये एनर्जी बढ़ती जा रही। ये जो मैंने आपको टोटका बताया ना, दिस इज कॉल्ड n+l रूल। n+l रूल, n+ विस वैसर और n+ बोहर बरे रूल, ये उसके मुताबिक मैंने ये सारी एनर्जी ऑर्डर। अच्छा, अब सवाल क्या है? जब आप इसमें ना इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, आपको पता है ना कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। क्या मतलब? क्या एफ में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते? नो। पी में 6 ही आएंगे, हाँ 6 आएंगे, 5 4 3 2 1, 7 नहीं आ सकते। ये जो मैं ऊपर लिखा था, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड दीस सब शेल्स। अच्छा, अब ये मैंने आपके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद। अब आप इन इलेक्ट्रॉन को जब इनमें फिल करते हैं एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से, दैट इज कॉल्ड द ऑफ बार प्रिंसिपल। और उससे फिर हम मुख्तलिफ चीजों की तरफ जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब आपके पास 5d ऑर्बिटल, दिस वन इज द 5d स्टूडेंट, ये है 5d। वो कहता है कि जब 5d ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? जब 5d कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर इलेक्ट्रॉन इससे हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा। और 5d से हायर कौन सा? 6p। तो इसका मतलब है उसके बाद ये 6p में जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 6p। फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज 6p, आई मीन चार्ली। स्टूडेंट, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन द गिवन सब शेल इज डिक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। मैंने लफ्ज बोला डिक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, डिक्रीजिंग मतलब ज्यादा कम। और आपके पास कौन से ऑर्बिटल हैं, कौन से सब शेल हैं? मैं दोनों को इकट्ठा ही बोल देता हूं, ऑर्बिटल सब शेल को। अच्छा, कौन से सब शेल हैं? एक है आपके पास, मैं यहां पे लिखता हूं, एक आपके पास 5s, ये जो स्टेटमेंट में है 5s है, 3d है, और उसके बाद 3p है, और फिर 4s है। अब इनको जरा ढूंढो। 5s स्टूडेंट, 5s, ये 5s आ गया, ये 5s आ गया। उसके बाद 3d, ये आपके पास 3d आ गया, ये 3d। उसके बाद आपके पास 3p, ये 3p आ गया। और उसके बाद आपके पास 4s, ये 4s आ गया। इसका मतलब आगे सबसे लो एनर्जी किसकी है? 3p की। तो डिक्रीजिंग एनर्जी, ज्यादा से कम की तरफ, पहले ज्यादा, तो इसमें सबसे ज्यादा किसकी? 5s की। तो 5s, उसके बाद का ये ज्यादा सबसे है, उसके बाद किसकी है? 3d। 3d उससे कम किसकी? 4s। उससे कम किसकी है? 3p की। डिक्रीजिंग, ज्यादा से कम की तरफ आना, हाई एनर्जी, लो, और ये 4s आ गया, और फिर 3p। अगर मैं इसको देखूं 5s 3d 4s 3p, so your correct option is Charlie. Which of the following rules or principles help us to predict valency of element?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डिस्कशन है टीचर्स की इस क्वेश्चन पे। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वैलेंसी क्या है, ये मेरा क्वेश्चन आ गया। मैं पहले आपको वैलेंसी समझाना चाहता हूं। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, स्टूडेंट वैलेंसी को ना सिंपली हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं, मैं तीन बातें करूंगा वैलेंसी के बारे में। हम कहते हैं जी कंबाइनिंग बाइनिंग कैपेसिटी कह लो या कैपेबिलिटी कह लो, कंबाइनिंग कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ वो कितना कंबाइन, दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। एक और चीज, और वो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दो बातें मैं करूंगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द आउटर मोस्ट शेल। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या वैलेंस शेल में वैकेंसीज। व्हाट डू यू मीन बाय वैकेंसीज इन द वैलेंस शेल? एवरी एटम हैज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अगर उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्टेट के लिए वैकेंसी कितनी है, कितने और आ सकते हैं? 3। तो जितनी वैकेंसीज होंगी 3, वही उसकी वैलेंसी होगी। या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एलिमेंट में वैलेंस शेल में 4 या उससे कम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फिर हम इस बात पे उसकी वैलेंसी को डिफाइन करेंगे। यानी अगर उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे इसकी वैलेंसी 2 है। अगर उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे वैलेंसी 3 है। अगर उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी 4 है। लेकिन अगर उसके वैलेंस शेल में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फिर आप इस पे चले जाएंगे। इसकी बुनियाद पे आप ना 5 होंगे, कितने चाहिए? 3, वैलेंसी 3। अगर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, कितनी वैकेंसीज हैं? 2, वैलेंसी 2। अगर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, कितनी वैकेंसीज हैं? 1, उसकी वैलेंसी 1। और अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, कितनी वैकेंसी? कोई नहीं, उसकी वैलेंसी 0 है। वो किसी और से कंबाइन नहीं करेगा। मेरा इशारा नोबल गैसेस की तरफ। तीसरी बात वो है, तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, ऑर्बिटल लेवल पे चले जाओ, आपको जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। अब ये 3 बातें हैं। अब कौन सा रूल, कौन सा प्रिंसिपल है जो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी देता है? तो पहले लोगों को बहुत सारी तादाद है, वो कहती है जी हुंड्स रूल। हुंड्स रूल जो है वो डीजेनरेसी का रूल है, और उसमें आप अनपेड इलेक्ट्रॉन उसको काउंट करते हैं, और जब आप अनपेड इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं तो उससे आपको वैलेंसी का आइडिया होता है। लेकिन हुंड्स रूल ये ऊपर वाली 2 बातें हमें नहीं बताता। लेकिन इसके बरक्स एक हमारे पास है ऑफ बा प्रिंसिपल। ये AUF, ऑफ बा प्रिंसिपल। अब इसके बारे में 3-4 बातें। पहली एक ना इंतहाई अहम बात, ये जो ऑफ बा है, इसका मानी है बिल्डिंग अप। ऑफ बा इज द जर्मन, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफ बा किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। दिस वन इज जर्मन लैंग्वेज वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप, हम इसको कहते हैं दिस इज बिल्डिंग अप। क्या मतलब बिल्डिंग अप? 2 बुक्स, ऑथेंटिक बुक्स, वो बिल्डिंग अप के 2 अलग अलग मानी लेती। कुछ बुक्स कहती है बिल्डिंग अप का मतलब है कि वी हैव टू फिल इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। सबसे लो ऑर्बिटल, जो एनर्जी में सबसे लो ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करो, उससे ऊपर उसमें इलेक्ट्रॉन फिल, उससे ऊपर, जैसे आप फिल करते जो बिल्डिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। द सेकंड वन एक और भी, वो कहता है ना, बिल्डिंग अप का मतलब है कि अफबा प्रिंसिपल इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू रूल्स। जिनमें कौन कौन सा रूल है? जिसमें आपके पास आता है N+L विस वेसर रूल, N+L रूल। ये N+L रूल जिसमें आपके पास आता है 2n², जिसमें आपके पास आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मुझे टाइम सेव करने दो। PEP, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसमें आता है हुंड्स रूल। मेरी बात को वक़्त दीजिएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कह रहा हूं कि ऑफ बा प्रिंसिपल इज एक्चुअली बेस्ड ऑन N+L रूल
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल, यानी तीनों को इकट्ठा कर लो, दैट बिकम्स द ऑफ-बार प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है, बाकी से डिराइव हो रहे हैं, बाकी इसको सपोर्ट करते हैं। अब ऑफ-बार प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? पहले तो एन प्लस रूल उसको ना ऑर्बिटल अरेंज करके देता है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं जी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड सो ऑन। देख, ये जो मैंने ऑर्बिटल्स को लिखा, मैंने सब शेल्स को लिखा, ये इनके इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है। अच्छा, अब इसमें जरा देखो 1 2 3 4, ये क्या 1 2 3, ये उनके नंबर ऑफ शेल्स है, नंबर ऑफ शेल्स। अच्छा, इसमें ना ये 3p6 हम इसको कर लेते हैं। इसमें ना ये इनका इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है, और मैंने इलेक्ट्रॉन को फिल। अच्छा, इसमें 1 2 3 4 ये किसको बता रहे हैं? ये हमें बता रहे हैं 1 दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट K शेल, 2 सेकंड ऑर्बिट L शेल, 3 थर्ड ऑर्बिट। अब जरा सुनो बात, मैं सोडियम की बात करता हूं, मुझे बताएं सोडियम की वैलेंसी क्या है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम? अब प्रिंसिपल विल हेल्प अस। अब प्रिंसिपल कहता है कि पहले आप ना n प्लस एल रूल इज अ पार्ट ऑफ अ प्रिंसिपल। पहले आपने n प्लस एल विस्वेसर रूल, n प्लस एल बोहर बरे रूल, अब उसके मुताबिक इनको अरेंज करें। मैंने कहा जी 1s 2s 3s 3p 1s 2s 2p 2p 3s, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब क्या काम करो? अब आप काम ये करें कि आप ना इनमें इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करें। 11 है, 2 2 4 और 6 10 1 11। अच्छा, अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट टेल्स अस द वैलेंसी। वैलेंस शेल कौन सा? ये है, ये फर्स्ट शेल 1, ये सेकंड शेल 2, ये थर्ड शेल। इन सोडियम थर्ड शेल इज द वैलेंस शेल। number of valence electron, it has only one electron, so its valency is 1। ये मुझे किसने बताया इसकी वैलेंसी 1 है? ये मुझे ऑफ-बार प्रिंसिपल ने बताया। अच्छा, आपने एल्यूमिनियम पे आ जाओ। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 1s2 2s2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2p6 3s2 3p1। अब देखो वैलेंस शेल, आई एम गोइंग टू फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट, ये सेकंड, 1s2 ये फर्स्ट ऑर्बिट K L, और ये 3 के साथ आ गया M। अच्छा, इसका वो आगे ना 3D एम्प्टी होता है ना, उसमें तो है ही नहीं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन M, दैट इज द वैलेंस शेल। 2 3, इट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, एंड दैट इज द वैलेंसी। सो द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3। इसकी वैलेंसी कितनी आ गई? 3। ये सारी बातें मैं कहां से निकाल रहा हूं? ये सारी बातें जो है ना मैं ऑफ-बार प्रिंसिपल से डिराइव कर रहा हूं। ये जो हुंड्स रूल है, हुंड्स रूल पहले तो बात ध्यान में रखो। हुंड्स रूल, बाद लोग कहते हैं ना इट आंसर शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मस्ट बी हुंड्स रूल। वो कहते, हम कहते क्यों? वो कहते हैं जी हुंड्स रूल आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बताता। ठीक, बिल्कुल बताता है, लेकिन मेरी बात सुनो, हमें हुंड्स रूल की तरफ जाने की जरूरत ही क्या है अगर हमारा ऑफ-बार प्रिंसिपल ही मसला हल कर देता है। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हुंड्स रूल तमाम एलिमेंट्स पर अप्लाई भी नहीं होता। ये कुछ एलिमेंट हैं जहां डीजेनरेसी का फड्डा आता है, वहां हुंड्स रूल अप्लाई होता है। अगर वो तमाम एलिमेंट्स पे अप्लाई ही नहीं हो रहा, तो फिर वो हमें तमाम एलिमेंट्स की वैलेंसी का कॉन्सेप्ट भी नहीं देगा। तो मेरा स्टांस, मेरा नहीं बल्कि हमारा एक प्रोफेसर का ग्रुप है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ प्रोफेसर हैं, एक्सपीरियंस, सीजन, डेडिकेटेड, हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेसर। ये तमाम गुफ्तगू में मुझे उनकी मुआवनत हासिल रहती है। खासतौर पर इस क्वेश्चन में मैं शकील आलम अवान साहब हमारे बहुत खूबसूरत उस्ताद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस सारी डिस्कशन में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, उन्होंने मुझे गाइड किया। थैंक यू शकील आलम साहब, थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट, फॉर दिस क्वेश्चन आवर आंसर दैट इज B ऑफ-बार प्रिंसिपल। कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम Z24, the number of electron with the azimuthal quantum number L1 and L2 are respectively. No problem for this question. First of all, आपके पास है क्रोमियम, दो एलिमेंट्स, एक क्रोमियम और एक कॉपर। इनसे आपने ना एक क्रोमियम Cr और एक कॉपर Cu। फिलहाल आपके लेवल तक इन दोनों से आपने खबरदार रहना, खबरदार, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना वो n+l रूल को ओबे नहीं करती। वो जो हम एनर्जी ऑर्डर बनाते हैं ना ऑर्बिटल को, उनको ओबे नहीं करती। वन ऑफ देम इज क्रोमियम।
एटॉमिक नंबर 24, आप यहां पे आओ, एटॉमिक नंबर 24 देखो स्टूडेंट, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, काउंट करें 18 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 10 2 12 6 18 18, और इसके बाद 4s1, थोड़ी सी बात और 3d5, ये आपके पास, दिस वन इज द इलेक्ट्रॉनिक। मैंने इनको ना ऑर्बिटल लेवल पे ब्रेक नहीं किया, मैंने डी को डी ही 5 d5, मैं dx y dy z zx वो नहीं लिखा। अच्छा मेरा गुजारा हो गया, हमारा क्वेश्चन यहां से एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर सुनिएगा, अगर वैल्यू L की 1 होगी, L एज म्यूचुअल क्वांटम 1 होगी, तो दैट रिप्रेजेंट द P सबशेल, इट्स ओके। और अगर एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी, बोलो क्या होगा बड़ा, D सबशेल, जानते हैं ना। और अगर L की वैल्यू 0 होगी तो वो S सबशेल होता है। अब आपने ना इनमें देखना है कि P सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो काउंट करते हैं, P में 6 और नहीं है, तो 6 + 6 12, तो P में 12 इलेक्ट्रॉन, आगे बढ़ो। और D में वी जस्ट है 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है आपके जब L1 है P सबशेल दैट अकोमोडेट्स 12, और इन केस ऑफ L2 दैट G सबशेल दैट अकोमोडेट 5 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज डेल्टा 12 and 5. Which of the following electronic configuration is not possible? इलेक्ट्रॉन कौन सी पॉसिबल नहीं है? स्टूडेंट्स मैं पहले ऑप्शन पे कुछ चीजें आपको समझाने की, हाँ ये नहीं कि हर एक स्टेटमेंट पढ़ी और आंसर की तरफ भाग पड़ा, आप ऑप्शन को भी यहां पे डिस्कस कर सकते। देखो अगर आप ऑप्शन A B C D को देखें, A पे क्रिप्टॉन, B पे जीनॉन, चार्ली पे क्रिप्टॉन, D पे आर्गन। अच्छा यहां बड़ा ना बाज दफा ना कॉमन सेंस से भी बंदा काम ले लेता है। अब दो जगह पे क्रिप्टॉन हमें कंफ्यूज कर रहा है, अल्फा में और चार्ली में। अल्फा में क्रिप्टॉन के आगे 4d8 5s2 है, चार्ली में क्रिप्टॉन के आगे 3d7 4s2 है। इसका मतलब इन दोनों में से एक करेक्ट है, एक गलत है। बीटा और ये मैं आपसे कह रहा हूं कॉमन सेंस से भी काम लिया करो, हर एक में नहीं। आप इस तरह तो हम गिवन टाइम में तमाम एमसीक्यू एड्रेस ही नहीं कर पाएंगे, सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा दोनों में देखो प्रॉब्लम, एक आ गया, एक में आपके पास है क्रिप्टॉन, ये Kr क्रिप्टॉन, और साथ आपको दे रहा है 4d8 और 4d8 और 5s2। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं, लंबे चक्रों में हम नहीं पढ़ते, हम सिर्फ यही देखते हैं क्या ये करेक्ट है या नहीं, काम सिर्फ ये करना है। आप इस सारे के ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें। क्रिप्टॉन देखो मेरे पास आ गया हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीलियम 2 में 8 ऐड करो, 10 में 8 ऐड करो, 18 में 18 ऐड करो, 36 उसमें 18 ऐड करो, 54 उसमें 32 ऐड करो, 86। ये मैंने आपके सामने इनका एटॉमिक नंबर लिख दिया। अब हम फोकस कर रहे हैं 30, ये क्रिप्टॉन है, इसका मतलब है यहां 36 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गए, 36। उसके बाद आपने इनको अकोमोडेट करना है। अच्छा जरा एक और भी काम करो, ये क्रिप्टॉन की टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखो, नो प्रॉब्लम, मैं कई दफा ऊपर लिख तो चुका हूं। मैं लिखता हूं 1s2, मैं क्रिप्टॉन की बात कर रहा हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, जरा काउंट करना, 2 4 6 10 12 16 18 20 30 हो गए। और यहां पे स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल यहां पे आ गया, और इसमें मेरे पास क्या आ गया, ये 6 हो गया, और ये 3p, नाउ दिस इज 4p। अब यहां तक गौर करना, यहां तक ये मेरे 36 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और ये जो मैंने लिखी था दिस एक्चुअली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रिप्टॉन। ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा ना, ये है वो चीज जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखी, क्रिप्टॉन के इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा उसके बाद वो फिर क्या कह रहा है, स्कूल को देखना, स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल, इट्स ओके। अब ये आपके पास 4s, ये क्या आ गया 5s।
ये आपके पास 3D, ये क्या आएगा 4D। इट्स ओके। अब S में आपको पता है 2 आएंगे और D में आपको पता है 10 तक आएंगे, यानी 1 से लेकर 10 तक। इसका मतलब है ये क्या दे रहा है 5s2 ओके, और 4D8, वो मैंने कहा ना 10 तक आएंगे, 1 to 10 आएंगे, तो इट्स ओके। यहां वो 8 दे रहा है। इसका मतलब है कि दिस वन इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब दूसरा चार्ली वाली देखेंगे। चार्ली वाली में लिखा हुआ है 3D7, वो क्रिप्टॉन के साथ साथ 3D7 और साथ लिखा 4s2। हालांकि ये दो 3D10 और 4s2, दिस वन इज इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रिप्टॉन। ये तो इसके अंदर शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गिवन है ना, ये वाली जो है चार्ली पे, ये आपके पास क्या लिखी हुई है, दिस वन इज रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज चार्ली। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ए, बी एंड सी आर, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलोजूल पर मोल ऑफ ए, बी एंड सी। जरा गौर करना, आसान सी बात है। ए की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दी गई है? ए की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हीलियम और साथ 2s1 कहा गया, हीलियम और साथ 2s1। अच्छा, बी में क्या दिया हुआ है? बी में हीलियम, नियॉन और साथ 3s1 है, 3s1 आएगा। और सी में आर्गन और ये 4s1 आएगा। अच्छा, बड़ी खूबसूरत से बात, बड़ी खूबसूरत। अगर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा वैलेंस शेल में, तो इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स। अब आप देख लो कौन सी अल्कली मेटल है। अब इसमें हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एक ये 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किसकी है? लिथियम की। नियॉन एटॉमिक नंबर 10, एक इलेक्ट्रॉन ये ऐड कर दो 11। इसका मतलब है दिस वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। और आर्गन 18 और 1 ऐड करो 19, एंड दिस वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम। एक्चुअली ए लिथियम है, बी सोडियम है, चार्ली जो है ना दैट इज पोटेशियम। अब वो कहता बताएं इसमें से किसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, ज्यादा? ऑर्डर क्या बनेगा? बेटा जी, आप पढ़ते नहीं जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा हुई ए की, उससे कम बी की, और उससे कम क्या है? सी की। यानी ए की सबसे ज्यादा, बी की उससे कम और सी की उससे कम होगी। यूं भी लिख सकते हैं आप, इसको किसी और ऑर्डर से भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट, फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज ए, अल्फा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। विच सेट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? अगर आप ऑप्शन पे गौर करें ना, तो मेरे पास Fe2+, Mn2+, फिर बीटा पे आपके पास Cr3+, Ni2+, चार्ली है, डेल्टा है। अच्छा, मैं आपको समझाता हूं कि हम इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ने के लिए मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें हैं, मैं किस तरह आंसर की तरफ बढ़ूंगा। पहले आपने तमाम वो तमहीद जो मैं इस आंसर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जरा उसको समझना। पहली बात जो मेरे जहन में आई ना वो ये है कि ये तमाम के तमाम ऑप्शन जो है ना, दे आर 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मुझे 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स आने चाहिए, और वो याद कैसे करने होते हैं? वो आपको पता है कि हम एक लफ्ज बोलते हैं ना, सकती वी कर मैनू फी को नी, एंड देन यू हैव द कजन CUZN। मैं चले यहां पर लिख देता हूं CUZN। ये जो 10 एलिमेंट्स हैं, दीज आर 3D सीरीज। इट स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर आना चाहिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये मैंने इनके। अब काम क्या करना है हमें ना, जब तक हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं ना करेंगे, हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन का नहीं पता चलेगा। मैं आगाज करता हूं, मैं इनकी बात करता हूं, Fe की बात करता हूं, और साथ ही साथ मैं Mn की बात करता हूं। Mn ये दो है, मैंगनीज की और आयरन की बात करता हूं। अब उधर आयरन को अगर आप देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर है 26, मैंगनीज को देखेंगे 25। अब अगर
अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आर्गन ने अकोमोडेट कर दिए। इसके बाद आपके पास 4s आता है और फिर 3d आता है, 3dx, 3dxy, yz, zx एंड सो ऑन। अब जरा देखो, आयरन में 18 यहां पे हो गए, दो यहां पे हो गए 20, और फिर 6 आपके पास यहां पे आ गए, ये 26 हो गए। 18 2 20 और 6 26, सो 26 अकोमोडेट। अगर आप मैंगनीज पे आए, मैंगनीज में वही आर्गन 18 अकोमोडेट हो गए, और उसके बाद आपके पास 4s जिसमें 2, ये 20, और फिर आपके पास Mn इसमें, आई एम सॉरी 3d जिसमें आपके पास ये 5 हो गए। ये जो मैंने लिखा है ना, ये फिलहाल एटॉमिक स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें एटॉमिक स्टेट नहीं है, उसमें कैटाइनिक फॉर्म है, कैटाइन की सूरत में है। और अगर मैं Fe2+ करूं, Fe2+, इट मीन यू हैव टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपने आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो अब ये बहुत अहम नुक्ता है। जब आपने ट्रांजिशन 3d की मैं बात कर रहा हूं, जब आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आपने s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने। अब s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये Fe2+ आ गया। अब अगली बात, आप Mn की बात करें, और अगर मैं Mn2+ लूं तो आपके पास भला क्या आएगा? Mn2+ में आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। ये मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक तो ये पता चल जाए कि जब आपने ट्रांजिशन एलिमेंट से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है तो सबसे पहले एस से करनी, फिर डी में आप जाएंगे। और दूसरी बात, एटॉमिक स्टेट और है, आयनिक स्टेट और है। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बताएं आपके पास जितने भी ऑप्शन हैं किसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एक जितने हैं। आसान सी बात, बहुत आसान सी। आपने सिर्फ और सिर्फ देखना है कि किन आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे तो इसका मतलब है उनमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी इक्वल होंगे। यह जरा बात को सुनना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब आपने सब में देखना है किस में नंबर ऑफ, जरा मैं आपको देता हूं, यह जहन में आपने रखना है कि किन 2 आयंस में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जितनी है, तो जिन आयन में इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होगी उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी। अब जरा मैं आपको बताता हूं कि आपके पास क्या क्या है। आपके पास है Fe2+, आपके पास है Mn2+, ये एक ऑप्शन है। फिर आपके पास Cr3+, और साथ ही आपके पास Ni2+ है, Ni2+। अच्छा, एक और चीज, आपके पास जो सी ऑप्शन है उसमें Fe3+ है और Mn2+ है। मैंने इसमें जरा जोर दे दिया है। और इस तरह डी पे आप जाएंगे तो आपके पास Zn2+ और Cu2+ है। अच्छा, मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप बात समझा रहा हूं। अब आपने क्या देखना है कि इनमें किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जितने। देखो, आयरन 26, यहां से आपको पता चला 26। अब आप +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इसका मतलब है Fe2+ में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 24। इट्स ओके। अब आप मैंगनीज पे आ जाओ, 25, मैंगनीज में 25, लेकिन जब +2 आएगा तो 23। इसका मतलब इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जितने नहीं हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी सेम नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात, अब आप इस पे आ जाओ क्रोमियम में। क्रोमियम Cr24, जब आप इससे 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं तो अब आपके पास ये 21 इलेक्ट्रॉन है। निकल आपके पास आ गया 28, जब आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, +2 मीन लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 28 से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो अब इनमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। अब आप इस पे आ जाए, आयरन 26 था, 3 निकालें तो आपके पास कितना बन जाएगा? 26 से 3 निकालेंगे 23। और अगर आप इसमें देखें मैंगनीज क्या था? 25, कितने निकालने? 2। 25 से 2 निकालेंगे तो कितने बना? 23। इसका मतलब है इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। और जब दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो जब आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इन दोनों में नंबर ऑफ आयंस भी बराबर होंगे। और इसको अगर आप देखेंगे, जिंक इसमें 30 है, 2 निकालेंगे 28, कॉपर इसमें 29 है, 2 निकालेंगे तो वो 27 बच जाएगा। ये आपके पास, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिन आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बराबर होगी।
ये मैंने ना 2-3 तरीकों से, असल तो मैंने यहां से आना था ना, ये लिख के तो आपको आंसर बताना था, लेकिन मैं कहता हूं कि ऊपर वाली बातें भी आपके जहन में बैठनी चाहिए. सो फॉर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, योर करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली Fe3+, I mean ferrokine and zincine. Which of the following elements has no paired electrons in a single uncombined atom of element? स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना. क्या कह रहा है? आपके पास कार्बन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया. आपके पास कार्बन है, कार्बन ऑप्शन ए में कार्बन है, फिर आपके पास बी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद स्टूडेंट आपके पास नियोन है, और नियोन के बाद आपके पास ऑक्सीजन है, सॉरी नियोन के बाद आपके पास मैग्नीशियम है. ये 4 ऑप्शन. क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है? वो कैसे बताएं इन चारों जो एलिमेंट्स जब अनकंबाइंड, यानी इन्होंने किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, एलिमेंटल फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में है, ग्राउंड स्टेट में है, तो बताएं किस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जब किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए ना, तो हम इन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जब किसी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो हम उसे क्या कहते हैं? अनपेयर्ड. तो वो कहता है बताएं इसमें से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में नहीं है. मैं ना आपको कैलकुलेशन कर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz. You have to accommodate 6 electron. 4 are accommodated here. 5th, 6. These are unpaired electron. ऑक्सीजन में आए, एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz. अब इसमें देखें, यहां पे आपके 2, 4, 5, 6, 7, 8. अब नेक्स्ट आपके पास है नियोन, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz. मेरे पास टाइम नहीं है. एटॉमिक 10, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 10. मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz. अब इसमें देखिए 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, और 3s2 आ गया. ये आपके पास मैंने इनकी इलेक्ट्रॉनिक, मैंने ऑर्बिटल लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. स्टेटमेंट क्या कहता है? किस में हैज नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैज नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो माय ऑप्शन इज कार्बन. व्हाई? कार्बन में ये पेयर्ड नहीं है. जब भी क्वेश्चन आता है ना, वो वेलेंस शेल से रेलेवेंट बात कर रहा है, वो इनकी बात कर रहा है, इनकी, वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है. अच्छा, एक और भी बात है, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, कंबाइंड स्टेट में, आपको पता है ना, ये फिर यहां पे चला जाता है, लेकिन मैं अनकंबाइंड की बात कर रहा हूं. इसके बरक्स अगर आप ऑक्सीजन को देखो, ये पेड़ है, ये दोनों अनपेड है. अब नियोन को देखो, सारे के सारे पेड़ हैं. आप मैग्नीशियम को देखो, सारे के सारे पेड़ हैं. इसका मतलब है योर करेक्ट ऑप्शन दैट इज चार्ली, जिसमें आपके पास ये दोनों जो है ये अनपेड इलेक्ट्रॉन रखते हैं. फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज ए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गोल्ड AU79 इज. अच्छा, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना गोल्ड को, AU एंड एटॉमिक नंबर 79, वो कहता है बताएं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. अब स्टूडेंट कहेंगे इतनी लंबी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखें, ये तो टाइम लगेगा. मैं फिर आपसे कहता हूं कि बाज़ अब आपको ना कॉमन सेंस से काम लेना पड़ता है. आंसर आपके पास लिखा होता है, आप देख नहीं रहे होते, समझ नहीं रहे होते. आंसर तो है ना सिंपल, आपकी फर्स्ट टाइप पे आपके पास आंसर आ जाता है. अच्छा, कैसे आएगा मैं आपको जरा बताता हूं. ये जो फर्स्ट बी ग्रुप है ना, फर्स्ट बी, एक तो होता है ना फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली मेटल्स, एक फर्स्ट बी है. फर्स्ट बी ग्रुप के बड़े नाम हैं, हम इन्हें कॉइनिच मेटल कहते हैं. कॉइनिच मेटल्स, इनसे सिक्के बनते. हम इन्हें नोबल मेटल्स कहते हैं. नोबल मेटल्स ड्यू टू द लीस्ट रिएक्टिविटी. अच्छा, इसमें कौन कौन सा है? इसमें एक तो है कॉपर, एक है सिल्वर और एक है गोल्ड. ठीक है, इन सब का ताल्लुक किससे? फर्स्ट बी से.
फर्स्ट बी से। अच्छा, अब ये तो आपको पता है ना कि जिस एलिमेंट का तल्लक जिस ग्रुप के में से होगा उसके वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन हैं, और अगर वो अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो उसके पास वही चार्ज आएगा। तो इसका मतलब है इसके ऊपर क्या आ गया, +1, इसके ऊपर क्या आ गया, +1, इसके ऊपर क्या आ गया, +1। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो वैलेंस शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आप चारों ऑप्शन को देखें, लुक एट द ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शन ए को देखोगे, ज़ीनॉन 4f14 5d10 6s1। मैं आपको एक और भी बात बता दूं, ये लिखा हुआ है ज़ीनॉन XC, ज़ीनॉन। मैं दूसरा तरीका है अपने आंसर को कंफर्म करने का, ज़ीनॉन 4f14 और उसके बाद 5d10 और नेक्स्ट आपके पास 6s1 है, ये आपके पास। आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, क्या 79 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अच्छा, हीलियम में कई तरीकों से एक ही बात, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये 2, 10, 18, 36, 54। इसका मतलब है 54 यहां तक पूरे हो गए। अब ये 14 ऐड कर लो, प्लस ये 10 ऐड कर लो, और प्लस ये 1 ऐड कर लो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 79। और 6s1 का क्या मतलब है कि इसके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको 1b में रखते हैं ना। तो इसका मतलब है अगर मैं कहूं कि 6s2 तो फिर यह गलत है। 6s2 का मतलब है s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और 2 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है कि ये तो आप फर्स्ट बी में आ ही नहीं सकता। तो ये तो आप ना इसके ग्रुप से आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा सकते हैं। फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज ए। विच एलिमेंट हैज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, देखो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। क्या काम करना है इसमें, का मुश्किल कौन सी बात है। आप इन तमाम सब शेल्स या ऑर्बिटल जो है इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, उनको ऐड अप कर लो। 2 4 6 10 12 12 और 6 18। इसका मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, और 18 किसके होते हैं, आर्गन के। तो इसका मतलब है द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस दैट इज आर्गन ए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Cu+1, ये आपके पास क्यूप्रस है, Cu+1 क्यूप्रस और Cu+2 क्यूप्रिक। Cu+1 atomic number 20 that can have the spin quantum -1 is. First of all, I have to write the electronic configuration of copper 29. First of all, इसको देखना बड़ी तवज्जो। मैंने आपसे अक्सर कहा है, आपने ना कॉपर और क्रोमियम के केस में, कॉपर और क्रोमियम के केस में इंतहाई मुहतात हो जाना है बाय राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत मुहतात हो जाना है, क्योंकि दे शो द abnormal इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट डज नॉट ओबे द ऑफ प्रिंसिपल, उसको ओबे नहीं करती। अच्छा, कॉपर आ गया 29, फिलहाल कॉपर +1 नहीं, कॉपर आपके पास आर्गन आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गए। अब आपके पास 4s है और 3d है, 3d है, 4s है और 3d, 3dxy 3dyz 3dzx 3dx² -y², 3dz², ये आपके पास है। अब यू हैव 29, 18 अकोमोडेट हो गए। अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर अगर 18 अकोमोडेट हो गए 2 इसमें डालें, 20 हो गए, बाकी कितने रह गए, 9। 1 हुंड्स रूल, आई एम राइटिंग द हुंड्स रूल, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कहेंगे सर मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लूंगी, मैं कहूंगा गलत की है। आप मेरे नुक्ता इस पॉइंट ऑफ व्यू को आपने समझा ही नहीं। इतनी आसान होती तो मुझे इन सर्कल और आपको खबरदार करने की क्या जरूरत थी। बेटा जी, अब ये 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। वो क्यों, वो इसलिए जाएगा कि अब d में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गया और ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पे चला गया। हां, यहां पे n+l रूल ऑफ प्रिंसिपल की वायलेशन हुई है,
लेकिन वो वायलेशन करता है कॉपर इन ऑर्डर टू गेन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। चलें, ये तो कॉपर की गुफ्तगू होगी ना, मुझे तो Cu+1 से गर्ज है ना, +1 से। यू हैव टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी क्या कहा आपसे कि जब आपने 3D एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, यू हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल। +1 एक इलेक्ट्रॉन, ये लॉस हो गया, दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें देखना है नंबर डी इलेक्ट्रॉन, ये जो डी वाले हैं, इसमें कितने हैं जिनकी -12 स्पिन क्वांटम नंबर है, -12। बेटा जी, अगर आप इसमें देखेंगे ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक ऊपर जा रहा है जिसकी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और इसके लिए +12 एक ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन शो कर रहा है, उसके लिए -12। इसका मतलब है कि आपके पास 5 ऐसे हैं इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज हैं, 5 हैं जो एंटी क्लॉकवाइज हैं। जो क्लॉकवाइज हैं वो +12, जो एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि आपके पास 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल्स में -12 यानी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन रोटेशन शो कर रहे हैं। तो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज 5, ऑप्शन ए। द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच Hund's रूल इज वायलेटेड। वायलेशन कहां पे हो रही है? वायलेशन अगर आप देखेंगे तो वायलेशन ऑप्शन ए पे हो रही है। कैसे? ऑप्शन ए में आपके पास ये ऑर्बिटल्स हैं, ऑप्शन ए में आपके पास 4 ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल है। अब आपने उन 4 ऑर्बिटल्स में देखना है कि आपके पास 1 2 3 4। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं इन चारों ऑर्बिटल्स में इनका एनर्जी लेवल सेम है, दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब उसने क्या किया, उसने 2 इसमें ले लिए, 2 इसमें ले लिए, 1 इसमें ले लिया और इसको एम्प्टी छोड़ दिया। उन्स कहता है ऐसे नहीं होगा। क्या इसमें वायलेशन क्या है? वायलेशन क्या है? जब आप किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन लाते हैं ना, उनमें रिपल्शन ज्यादा होती है। तो पहले कोशिश करो और इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिटल में ले जाओ। जब आप इसमें, तो बेहतर क्या होगा? बेहतर यह है कि इसको यहां ना रखा जाए, इसको यहां ले जाए। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए में Hund's रूल की वायलेशन हो रही है। व्हाट इज द करेक्ट कॉन्फिगरेशन ऑफ Fe2+? Fe2+, we have the Fe2+, and its correct electronic configuration is 4s0 3d6. This one is the answer of this question. So for this question, your answer is beta, 4s0 and 3d6. What is the atomic number of an element that has 4 unpaired electron in its ground state? Ground state में उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब आप इनको भी देखें, 6 है, 14 है, 22 है, 26 है। मैं ना 26 पे जाता हूं, 26 पे। 26 मीन एटॉमिक नंबर 26 इज दैट ऑफ आयरन। मैं यही गुफ्तगू दोबारा करता हूं कि आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, और मैं देखता हूं कि ग्राउंड स्टेट में उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। 26 पे जाके देखें। मैं दोबारा लिखूंगा ये समझाने के लिए ताकि कहीं कंफ्यूजन ना रहे। आयरन 26 और आपके पास आ गया आर्गन, और आर्गन के बाद आपके पास आ गया जी 4s, और फिर आपके पास 3d। हम जानना क्या चाह रहे हैं? हम इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जान, तो फिर मुझे ना डी वाले सारे लिखने पड़ेंगे। 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dxk -ysk एंड 3dz²। ये सारे मुझे लिखने पड़े। कितने इलेक्ट्रॉन है? 26। 18 इलेक्ट्रॉन्स यहां तक अकोमोडेट हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे दे दो। अब आपके पास रिमेनिंग 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 1 6। अब इसका मतलब है डी में अनपेयर्ड कितने हैं? 1 2 3 4। स्टेटमेंट भी यही है। लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्या कह रहा है? वो कहता है बताएं इन चारों एलिमेंट्स जो एटॉमिक नंबर दिए गए डिफरेंट एलिमेंट्स के, बताओ किस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आंसर है वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, और इशारा किसकी तरफ है? इशारा है आयरन की तरफ। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 2। देखो मेरे पास क्या है? मेरे पास है
n इजकल टू 3 एंड l इजकल टू 2। वो कहता है बता, असल तो इसकी बात कर रहा है ना, तो l इजकल टू 2, l इजकल टू 2 मीन हम इसमें s होगा तो l0, p होगा तो l1, d होगा तो l2। इसका मतलब है l2 मीन वी आर टॉकिंग अबाउट d सब शेल। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले? फार्मूला आपको पता है, 2 इंटू 2l प्लस 1, या मैंने इसको क्या कहा था, मैंने कहा था 4l प्लस 2, दोनों में से जो मर्जी, ये आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। अब आपके पास l कितना है 2, यहां 2 पुट करें, 2 पुट करें, 2 2 4 1 5 2 10, इसका मतलब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज ए, आई मीन 10 इलेक्ट्रॉन। द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है? काम क्या करना है, आपने इन सब की इलेक्ट्रॉनिक आपके ब्रेन में आनी चाहिए। पर्टिकुलरली जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज है, उसकी तमाम की तमाम, मैं डायरेक्ट आंसर की तरफ जाऊंगा, एंड दैट इज क्रोमियम। मैं बार बार आपको खबरदार कर रहा हूं, क्रोमियम और कॉपर से बच जाओ, बच जाओ, बच जाओ। अब क्रोमियम आ गया। क्रोमियम मेरे पास क्या है, मैं लिखूंगा क्रोमियम को, जरा सुनना। क्रोमियम मेरे पास है 24। अब इसमें आर्गन कवर कर लो 18 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपके पास 4s है, 4s। इसके बाद आपके पास 3dxy, बार बार मुझे लिख रहा है, मैं लिखूंगा, बार बार लिखूंगा, 3dyz, 3dzx, 3dx स्केयर माइनस y, 3dz स्केयर, सारे बार बार मैं लिखूंगा। मैं तब तक लिखूंगा जब तक आपके दिमाग नहीं, दिल की मेमोरी में ये स्टोर हो जाए। हार्ट मेमोरी को फिल करना है, वो स्टोर होगा तो फिर ही काम चलेगा ना। आपके पास 24 इलेक्ट्रॉन, 18 अकोमोडेट हो गए, 6 रह गए, 6 रह गए। अब आप भला क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर वी आर गोइंग टू फॉलो द n+l, वी आर गोइंग टू फॉलो द ऑफ बा प्रिंसिपल। तो आप क्या करें, आप ना 2 इधर ले लें, या आप मुझे मशवरा दे रहे हैं, तो आप 2 इधर आके बाकी कितने रह गए? 4, 1 2 3 4। मैं कहूंगा नो नो नो, ये तो नहीं। हाँ, आप 4s में 1 ले आए, 3d में ये ले जाए। अब क्या बनेगा आपके पास? ये क्या बन जाएगा? 4s1 एंड 3d5। दिस वन इज द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट हैज? अगर आप d ऑर्बिटल तक बात को महदूद रखते हैं, इट हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अगर s को भी शामिल कर ले, नो इट हैज 6, लेकिन मैं d तक ही बात करूंगा। तो जितने भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इन तमाम ऑप्शन में क्रोमियम को देखें, आयरन को देखें, आयरन की तो कुछ देर पहले भी हमने बात की ना कि आयरन में आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम को देखो, कैल्शियम में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, इट बिलोंग्स टू सेकंड ए ग्रुप, 4s2 आता है, कोई अनपेयर्ड है ही नहीं। कॉपर की बात कर रहा हूं, कॉपर जब एटॉमिक स्टेट में होता है 3d10 होता है, कोई अनपेयर्ड नहीं, सिर्फ s में एक आता है। तो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज अल्फा क्रोमियम। हुन्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जरा जरा बात को समझना कि इन चारों में से किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान हम हुन्स रूल को मुंह ही नहीं लगाते, हम उसकी कोई बात ही नहीं करते, जरूरत ही नहीं उसकी। जरा मेरी वजाहत को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे पास ना मेरे पास कार्बन, मेरे पास नाइट्रोजन, मेरे पास ऑक्सीजन, और फिर फ्लोरीन आ गया। ये चारों ऑप्शन मैंने कहे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9। इन चारों में से एक एलिमेंट पर हुन्स रूल अप्लाई नहीं होता। जरा समझना क्या कह रहा हूं। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, 6 है, 1s2, ऑर्बिटल लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। स्टूडेंट्स ये जो तीनों है ना, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अब आपने 4, मैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं, ये ज़हन में रखना है। मैंने 6 में से मैंने 4 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर लिए। नाउ आई हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं ये नहीं कर सकता कि एक इसमें और दूसरा भी इसमें। नो, दिस वन इज अ वायलेशन ऑफ हुन्स रूल। यानी यहां पे आप अपनी मर्जी से अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉलो। और हुन्स रूल क्या कहता है कि पहले आपने डीजनरेट ऑर्बिटल में
अलग अलग सेपरेटली इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करना है। तो इसका मतलब है यहां हुंड्स रूल की जरूरत पड़ेगी, यहां मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता। दिस वन इज। अब आ रहे हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे अगर आप देखेंगे ना तो नाइट्रोजन में 7 है, वही मैं लिखूंगा 1s2 2s2 2px 2py 2pc। स्टूडेंट 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड, 3। अब मैं क्या करूं? मैं कहता हूं जी मैं ना 2 इसमें ले लेता हूं, 1 इसमें ले लेता हूं। ये मैं कहता हूं, वो कहते हैं नो यू हैव टू फॉलो द हुंड्स रूल। वो कहता है ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, आप पेयरिंग नहीं कर सकते, पहले सेपरेट रखें, मजीद इलेक्ट्रॉन आए फिर पेयरिंग का सोचें। इसका मतलब है मैं ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं यहां रखूंगा, ये पहले अलग अलग रखेंगे। एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनमें रिपल्शन ज्यादा होती है, जब वो सेपरेट ऑर्बिटल में चले जाते हैं तो रिपल्शन कम होती है। रिपल्शन कम होने का मतलब है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, रिपल्शन ज्यादा होने का मतलब है स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो हुंड्स रूल एक्चुअली, और एक और भी हुंड्स रूल फॉलो द वो एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ना वो हुंड्स रूल के बारे में, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो जो मैंने आपको बातें समझी। तो हुंड्स रूल इज एक्चुअली अ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, उसको भी यहां पे देखना पड़ता है। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होंगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज करेगी, ज्यादा होगी। बहरहाल अब आ जाएं, ये जो बीच में बातें बताता हूं ना, ये आपको तब समझ आएगी अगर आप उसके बेसिक, आप उसके कॉन्टेक्स्ट को, बेसिक नॉलेज को जानते होंगे, कॉन्सेप्ट समझते होंगे, फिर मेरी ये बात आपको समझ आएगी। अब आए 1s2 2s2 2px 2py 2pc। अच्छा अब देखो 4 electrons are accommodated here and I have 4 electron more to be accommodated. These are 3 degenerate orbitals. अब मैं कहता हूं जी मैं ये करता हूं कि 2 यहां पे 2 यहां पे। वो कहते हैं नहीं, यू हैव नो चॉइस, आपकी मर्जी नहीं है, आपकी चॉइस नहीं चलेगी। 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहला आप काम ये करें, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, 3, एक रह गया उसको यहां पे अकोमोडेट, इसमें कर ले, इसमें कर, तीनों में से किधर एक जगह। यानी मैं अपनी मर्जी नहीं चल, मैं ये नहीं कर सकता 2px 2py में पेयरिंग कर दो, नो 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 नो, आई हैव टू फॉलो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान मैं अपनी मर्जी नहीं कर पाया, मुझे हुंड्स रूल को फॉलो करना पड़ा। नाउ व्हाट अबाउट द फ्लोरीन? अब देखो फ्लोरीन में आप क्या करते हैं, फ्लोरीन में आप करते हैं 1s2 2s2 2px 2py 2pz। इट्स ओके, 4 electrons are accommodated here, 9 4 माइनस करें, नाउ यू हैव 5 electrons। अब मैं अपनी मर्जी करूंगा, मैं कहूंगा जी 2 इसमें रख लें, 2 इसमें रख लें, 1 इसमें रख लें। यहां मुझे किसी किस्म के हुंड्स रूल की कतन कोई जरूरत है ही नहीं, यहां हुंड्स रूल की कोई जरूरत नहीं, यहां मेरी मर्जी चलेगी। मैं बात इसको एक और अंदाज में भी आपको जरा समझना। एक ना मैं टर्म आपको बताता हूं, ऑप्शन। जब मेरे पास ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन, तो फिर मुझे किसी रूल को फॉलो करना पड़ता है, और जब मेरे पास कोई ऑप्शन ही ना हो तो मैं किसी रूल को फॉलो नहीं करूंगा। मैं जब ऊपर आपसे कह रहा था ना वहां मेरे पास ऑप्शन था, क्या था वाला ऑप्शन? ऑप्शन ये था कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन में एक ऑर्बिटल में अकोमोडेट करवा देता हूं, या मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग रखूं। ये मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैंने किसको फॉलो किया? मैंने वो फॉलो किया जो मुझे हुंड्स रूल कहता है। जब ऑप्शन होगा तो फिर मुझे रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं तो मैं किसी, मसलन देखें, ये एक रोड है, यहां से ये बाइफुर्केट हो गया, मैं गाड़ी पे यहां जा रहा हूं। अब यहां पे मेरे पास ऑप्शन है, लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं। अब मेरे पास ऑप्शन है ना, तो अब मैं इंडिकेटर दूंगा, इधर का इंडिकेटर का इस्तेमाल करूंगा। इंडिकेटर मुझे कहता है, मैं जो ट्रैफिक रूल्स कहते हैं कि अगर आपने इधर को जाना है यूज द इंडिकेटर। मेरे पास ऑप्शन है तो मुझे इंडिकेटर इस्तेमाल करना, मेरे पास ऑप्शन है तो मुझे रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात, एक ये सड़क है, ये सड़क यहां से टर्न ले रही है, ये टर्न लेती जा रही है। अब ये नहीं होगा कि मैं इस सड़क पर ड्राइव कर रहा हूं
तो जब ये टर्न ले तो मैं इंडिकेटर देना शुरू कर दूं। क्यों? मेरे पास यहां पे ऑप्शन ही नहीं। जब ऑप्शन नहीं होगा तो आपको कोई रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहां कभी भी मैं इंडिकेटर नहीं दूंगा। इसका मतलब है ऊपर तीनों केसेस में, ऊपर तीनों एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान आपके पास ऑप्शन है कि आप उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को पेड अप भी कर सकते हैं, अलग भी रख सकते हैं, बट वी हैव टू फॉलो द हुड्स रूल। यहां कोई ऑप्शन ही नहीं है, या इसमें मैक्सिमम 2, इसमें मैक्सिमम 1 इसमें आना है। चलें इसमें पेड अप कर दो, इसमें 1 आ जाएगा, तो भाई तीनों में 2 में पेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 में 1 अनपेड आएगा। तो इसका मतलब है वी हैव नो ऑप्शन हियर, सो हुड्स रूल फ्लोरीन पे अप्लाई नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जितना कुछ भी मेरे पास था नॉलेज, इनको आप ना क्वेश्चंस की नंबरिंग पे ना जाया करो। ये ना समझा करो कि मैंने 20 या 18 या 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। मैं हर क्वेश्चन के अंदर और कई छुपे हुए क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट, वो भी मैं डायरेक्ट इन क्वेश्चन के आंसर नहीं बता रहा होता। मैं उनसे रेलेवेंट और पूछे जाने वाले कई क्वेश्चन, उनके आंसर भी इनडायरेक्टली आपको, मेरा मकसद ये होता है कि इस टॉपिक से रेलेवेंट जिस किस्म का मर्जी एमसीक्यू आया है, आप उसका करेक्ट आंसर दे सकें। और मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ होती हैं। अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।